देववाणी गंगा में मैं सचिन कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम अब संस्कृत की आज अगली क्लास लेकर चलते हैं। संस्कृत की अगली क्लास जो है संधि के विषय में है। संधि के विषय में हम जानेंगे संधि क्या होती है, संधि होती कैसे है। ठीक, चलते हैं। संधि संधि जो है, देखिए इसका पहले व्याकरणात्मक टिप्पणी हम देख लें। संधि में सबसे पहली चीज जान जाए हम, सम उपसर्ग है और धा धातु है कि प्रत्यय है। इन तीनों के संयोग से संधि का निर्माण होता है। संधि शब्द जैसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए संधि में कौन सा उपसर्ग है, तो हम हम जान जाएंगे कि संधि में सम उपसर्ग है, कौन सी धातु है, धा धातु है। इतना मेन इसमें यही है कि सम संधि में कौन सी धातु है, धा धातु है, और उपसर्ग कौन सा है, सम। यही इसका मेन होता है संधि में। अब जान गए कि संधि में कौन कौन सी कौन धातु है, कौन उपसर्ग है। अब आगे हम चलते हैं। संधि कहते किसे हैं? वर्णानाम परस्परम, वर्णानाम परस्परम विकृतिम इति संधानम संधि। वर्णानाम परस्परम विकृतिम इति संधानम। वर्णानाम वर्णों के परस्पर विकार होने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। अच्छा, संधि होने के लिए सबसे आवश्यक क्या चीज है? संधि होने के लिए सबसे आवश्यक चीज है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। परा माने सन्निकर्ष मतलब निकट, परा माने परस्पर सन्निकट होना ही संहिता कहलाता है। संहिता मतलब संधि। जब दो वर्ण आपस में एकदम सन्निकट हो और उसमें जब वह विकार हो वही संधि कहलाती है। संक्षेप में अगर हम कहें तो दो वर्णों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार होता है उसे ही संधि कहते हैं। या कह सकते हैं कि वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार होता है वही संधि कहलाता है। तो इस संहिता के संबंध में व्याकरणकर्ताओं ने या वैयाकरणों ने जो कहा है कि संहिता कहाँ कहाँ होना अनिवार्य है। संहिता का होना 3 जगह अनिवार्य माना गया है। प्रश्न में आ सकता है संहिता का अनिवार्यता कहाँ कहाँ होना चाहिए। इसको आप जान रहे हैं तो आप आसानी से बता रहे हैं। संहिता पद एक पद है, एक पद में, जैसे विद्यालय, यहां संहिता होना अनिवार्य कहा जाता है। विद्यालय यानी संहिता मतलब संधि एक पद में अनिवार्य रूप से होती है। दूसरा है धातु हो या उपसर्ग हो, धातु और उपसर्ग में, धातु और उपसर्ग में संहिता अनिवार्य हो जाती है। जैसे प्रधातु है, प्र उपसर्ग है, इसमें एजते लग जाता है तो हमारा बन जाता है प्रेजते। यानी कहा जाए तो धातु और उपसर्ग में संधि अनिवार्य होती है, एक पद में संधि अनिवार्य होती है। समास में भी जो है समास, तीसरा है समास, समास में भी जो है संधि अनिवार्य होती है। जैसे कृष्ण आश्रित, कृष्ण आश्रित हो जाएगा कृष्ण आश्रित। कृष्ण आश्रित तो संधि जो होती है एक पद में अनिवार्य होती है, धातु उपसर्ग में अनिवार्य होती है, समास में
अनिवार्य होती है। इन तीन चीजों को आप जानते रहे। संधि जो होती है एक पद में अनिवार्य होती है, धातु उपसर्ग में अनिवार्य होती है और समास में होती है। वाक्य में यह ऐच्छिक होती है, आप चाहे करें या ना करें। वाक्य में अनिवार्य नहीं होती है। प्रश्न, वाक्य में ऐच्छिक होती है। वाक्य में ऐच्छिक होती है। आप चाहे संधि एक वाक्य में करें या ना करें, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। जैसे है रामः आगच्छति, यह वाक्य है। रामः आगच्छति। अब हम इसे चाहे रामः आगच्छति कहें, चाहे रामो आगच्छति। यह हमारा डिपेंड करता है हमारी इच्छा के अनुसार, चाहे हम करें या ना करें, इसमें कोई संशय नहीं है। सिर्फ इतना ही जानते रहिए संधि की अनिवार्यता कहाँ कहाँ होती है। संधि की अनिवार्यता जो होती है वाक्य में होती है और एक पद में होती है। संधि की अनिवार्यता एक पद में होती है और संधि की अनिवार्यता धातु उपसर्ग में होती है। संधि की अनिवार्यता समास में होती है और संधि की अनिवार्यता कहाँ नहीं होती है, एक वाक्य में संधि की अनिवार्यता नहीं होती बल्कि वह ऐच्छिक होती है। अब हम जानेंगे संधि। संधि कहते किसे हैं? संधि दो वर्णों के परस्पर मेल, दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार होता है उसी को हम संधि कहते हैं। संधि जो होती है तीन प्रकार की होती है। प्रश्न पूछ लिया जाए संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, स्वर संधि, जिसे हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं। अच संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि के नाम से जानते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले चलते हैं स्वर संधि पे। स्वर संधि के विषय में हम जानेंगे, एक तरफ से चलते चलेंगे। जो हमारे टेट, सी टेट, सुपर टेट और अदर वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको इतने आसानी से समझाएंगे ताकि यह आपको बहुत बढ़िया ढंग समझ में आए, केवल आप ध्यान दीजिएगा बस। स्वर संधि कहते किसे हैं? स्वर संधि जब स्वर के बाद स्वर प्लस स्वर ही हो, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर हो, तब वह स्वर स्वर मिलके ही स्वर संधि का निर्माण करते हैं। ठीक, इतना जानते रहिए। स्वर संधि में अब इतना और कुछ है नहीं, स्वर संधि यही है कि स्वर के बाद स्वर ही आएगा तो वह स्वर संधि कहलाएगा। अच्छा, स्वर संधि में अब हम जानेंगे, आपको बताते चले स्वर संधि में संधियां जो स्वर संधि में हैं, एक परीक्षा के दृष्टिकोण से आप समझ लीजिए दीर्घ स्वर संधि, गुढ़ स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयाद स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि और एक है प्रकृत भाव। प्रकृत भाव स्वर संधि, ये 8 हैं, आप जानते रहिए 8 हैं स्वर संधि।
दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयात स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि, प्रकृत भाव स्वर संधि। तो अब हम पहले चलते हैं आपको दीर्घ स्वर संधि की तरफ लेके। दीर्घ स्वर संधि कहते किसे हैं? दीर्घ स्वर संधि है क्या? इसका पाणिनि महोदय ने एक सूत्र रखा, आकाश सावर्णे दीर्घ। तो आकाश का जैसे आप माहेश्वर सूत्र में पढ़ेंगे, आयुर्रिक दो माहेश्वर सूत्र हैं। ये देखिए, दो आ ई उड़ और री का। आकाश जो है यह आ से लेके का तक है। तो कहने का मतलब कहा गया दीर्घ स्वर संधि में आकाश सा वर्णे दीर्घ, यानी आ ई उ री के बाद या चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ हो, चाहे छोटा आ हो या बड़ा हो, छोटी हो बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद सवर्णे समान ही वर्ण आए, यानी आ के बाद आ ही आए तो इनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। जैसे अब आप देखिए, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। अब यहां देखिए, ह्रस्व आ तो है ना, दीर्घ आ है। पाणिनि ने कहा आकाश सवर्णे दीर्घ, चाहे ह्रस्व हो या जो है दीर्घ हो। तो ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद आ ही आ रहा है तो सवर्णी हुआ। दोनों सवर्ण है, समान वर्ण है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? आ हो जाए, दीर्घ हो जाएगा। तो अब यहां देखिए, जब यहां से आ निकल गया तो क्या बचा है? यहां से आ निकला तो क्या बचा? यही बचा। अब इन दोनों के स्थान पर हम इसे ला के रख देंगे तो यह हो जाएगा, आ इसमें मिलेगा तो दीर्घ हो गया, विद्यालय। अगर आपको कहा जाए विद्यालय यही शुद्ध है, विद्यालय यही शुद्ध है, इसमें द जो है आधा रहता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्यालय। और देखिए, जो विद्यालय लिखा जाता है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे लिखा रहता है, यही है विद्यालय। द आधा है और यह पूरा है। ठीक, तो यह हो गया विद्यालय का। और देखिए, उदाहरण देखिए, समझ में आएगा तब और बढ़िया। जैसे है गिरिधन ईशा। अब यहाँ क्या है? इसमें ह्रस्व ई है, इसमें क्या है? दीर्घ ई। तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों सवर्णी हैं, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा। तो क्या बनेगा? यह जब यहाँ से र में से ई निकल गया तो यह आधा रा बचा, और यहाँ पे स बचा केवल, ई तो चला यहाँ पे। इन दोनों के स्थान पर तब हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, दीर्घ। या आप ऐसे समझ लीजिए, अब ई यहाँ पे आ गया, अब ये सा इधर बचा था, तो बना क्या? गिरीशा। क्या बना? गिरीशा। अच्छा, जैसे भानुधन उदय। अब यहां देखिए, दोनों ह्रस्व उ हैं।
अच्छा, यहाँ जब ऊ निकल गया तो बचा क्या, भान बचा। अब इन दोनों ऊ के स्थान पर क्या ऊ होगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। इधर दया बचा था, क्या बनाया, भानु दया। और एक चीज देखिए, स्वर के बाद स्वर ही आ रहा है, यहाँ स्वर है फिर स्वर है, तो यह जो है दीर्घ स्वर संधि तो है, ये पहले यह स्वर संधि है। ठीक, भान धन उदय। और समझिए उदाहरण, लघु धन उर्मी। अब दोनों ऊ, अब इन दोनों ऊ के स्थान पर क्या होगा, दीर्घ ऊ। और में तो क्या बनेगा, लघुर्मी। दीर्घ स्वर संधि यही है कि अकः सवर्णे दीर्घ, यानी हर्ष या दीर्घ आ ई उ री के बाद फिर हर्ष या दीर्घ आ ई उ री ही आए तो इनके स्थान पर, दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ क्या है, आ का आ हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, उ का उ हो जाएगा, री का री हो जाएगा। री जो होता है इसका दीर्घ नहीं होता है। एक चीज और ध्यान दे लीजिएगा कि री कभी दीर्घ नहीं होता है। री की प्रश्न में पूछ लिया जा सकता है, दीर्घ नहीं होता है। दीर्घ नहीं होता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, तो री का। किस स्वर वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, तो वह है री का। और उदाहरण देखें, आगे चलिए और उदाहरण देख लेते हैं हम दीर्घ स्वर संधि का ही। दीर्घ स्वर संधि का देख लीजिए और बता रहे हैं, जैसे है आपका रवि धन ईसा। अब ई आया, रसी दीर्घ ई, इन दोनों के स्थान पे हो गया दीर्घ ई। अब यहाँ बचा क्या था, रव धन दीर्घ ई धन सा। ई जब यहाँ चला है तो सा ही बचा, तो अब ये क्या हो जाएगा, इस वा में आधे वा में जब दीर्घ ई जुड़ेगी तो ऐसे बनेगा, रवीसा हो गया। ठीक, अब एक दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गया। अब आगे चले हम, दीर्घ स्वर संधि के बाद हम चलते हैं गुण स्वर संधि पे। गुण स्वर संधि, एक देखिए इसका दो तरीके मिलता है। एक सूत्र है अदेंग गुण है, और एक है आद गुण। अब यही फंसाता है, जैसे गुण स्वर संधि का सूत्र कौन सा है, फंसाता यहीं पे है कि गुण स्वर संधि का सूत्र कौन है। एक जो है गुण स्वर संधि, एक इसमें सूत्र जो है गुण स्वर संधि का है, और एक जो संधि है वह है गुण संज्ञा है, संज्ञा विधायक सूत्र है एक। अच्छा देखिए, जैसे संज्ञा विधायक सूत्र बड़ा है, ठीक, तो बड़ा क्या बड़ा हो जाएगा, यह संज्ञा विधायक सूत्र है। और यह संधि का है।
अब यहाँ पे आप देखिए गुण स्वर, जो गुण वर्ण होते हैं, गुण वर्ण 3 ही हैं। एक आ है, ए है और ओ है। यही 3 वर्ण हैं गुण के। यानी जब गुण स्वर संधि में विकार होगा या 2 शब्द मिलेंगे, 2 पद मिलेंगे, उन वर्णों में जो विकार होने के बाद आएगा, या तो ए आएगा या तो ओ आएगा, या तो ये जो आ होता है इसका सही रहता है अर, लेकिन आ ही कहा जाता है, या अर जो है आपको हम समझे अर, ठीक। तो अर जो होता है वह है गुण वर्ण है, अ जो है वह गुण वर्ण है, ठीक। तो अब हम जानेंगे गुण स्वर संधि आद गुण है। गुण में 3 वर्ण आते हैं, आ ए ओ। आद गुण यह सूत्र है। आद गुण जब आया आपके बाद, आद आया आके बाद, आया आके बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर आए तो दोनों के स्थान पर, तो दोनों के स्थान पर ए ओ आर अल हो जाता है। तो दोनों के, इनके बाद आया आपके बाद कोई भी स्वर, तो इन दोनों के स्थान पर आया आ और स्वर के स्थान पर ए ओ आर और अल हो जाता है। यही जाने रहिए आप, ए ओ आर अल ही आएगा। आया आपके बाद कोई स्वर आ रहा है तो इन दोनों के स्थान पर आ और स्वर दोनों के स्थान पर ए ओ आर अल हो जाएगा। जैसे रमाधन ईशा, रमाधन ईशा। अब यहां देखिए आया, आ के बाद कोई स्वर ही आ रहा है। अगर कह दिया जाए कि आ के बाद अगर आ ही आता तो सवर्णी हो जाता, तो स्वर्ण दीर्घ स्वर चला जाता है दीर्घ में, लेकिन यहाँ सवर्णी नहीं रहेगा, सवर्णी होने में तो दीर्घ हो जाएगा। इसलिए कोई स्वर आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, आ के बाद ई आ रहा है तो ए हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हम जानेंगे कैसे ये कौन सा होगा, ओ कौन सा होगा, अर कौन सा होगा, अल कौन सा होगा। इसका भी हम देख लेते हैं कैसे जानेंगे कि इसके बाद आया के बाद कौन सा वर्ण आएगा तो ए हो जाएगा, कौन सा वर्ण आएगा तो ओ हो जाएगा, कौन सा वर्ण आएगा तो अर हो जाएगा, कौन सा वर्ण आएगा तो अल हो जाएगा। देख लीजिए आप, आया आपके बाद ई या ई तो ए हो जाएगा। आया आपके बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। आया आपके बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो अर हो जाता है। और आया आपके बाद लृ आए, लृ तो केवल एक ही रहता है, ह्रस्व ही रहेगा, दीर्घ तो होता नहीं, इसलिए लृ ही, तो यह क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। अर और अल। अब हम उदाहरण देखते हैं, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा क्या होता है कैसे। देखिए जैसे यहां है रमाधन ईशा,
अब यहाँ पे आ तो आ गया, आ के बाद ई आया, हमने बताया आया आ के बाद ई आया, ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, ए की मात्रा ऐसी रहती है, कहीं कहीं गलतियां क्या कर देते हैं, ए कहने तो ऐसे लिख देते हैं, मात्रा भी लगा दें ए भी लिख देंगे, नहीं ए नहीं, ऐसे ही रहेगा, ए की मात्रा है। तो अब जब यहां से आ निकल गया तो क्या बचा, रम केवल बचा। अच्छा, इसके और इसके स्थान पर क्या हुआ, ए हुआ। अब यहाँ से ई निकल आया, बचा सा, यहाँ केवल बचा था। अब माँ में जब हम ए जोड़ेंगे स्वर तो क्या होगा, में रमेशा। ठीक, और देखिए उदाहरण देखिए बता रहे हैं, जैसे उपधन इंद्रा है, उपधन इंद्रा। अब यहाँ देखिए पा में आ है, अच्छा यहाँ इंद्रा में ई है, आ और ई मिल क्या बनेंगे, ई बनेंगे। अच्छा, जब यहां से आ निकल गया पा में तो बचा क्या, आधा पा बचा। अब ए यहाँ है, ए आया इनके स्थान पे और इधर इंद्रा बचा है, तो बना क्या, उपेंद्र। ठीक, उपेंद्र हो गया। जैसे पीन धन उरु, पीन धन उरु। अब यहां देखिए नाम आया आ, यहां आया उ, इन दोनों के स्थान क्या होगा, ओ, बना क्या, पीनूरु। क्या बना, पीनूरु। ठीक, अच्छा और उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे सूर्यधन उदया, सूर्यधन उदया। अब यहाँ पे सूर्य में, अच्छा सूर्य देखिए रहेगा इसे, रा आधा है, या है धन उदया। अब या में से आया, ऊ आया इधर से, तो दोनों मिल क्या बने, हो बन गया। अच्छा, जब यहाँ से आ निकल गया तो बचा क्या आया, आधा या बचा, और धन एक ओ हो गया, दया है। अब या में जो है ओ जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, चाहे ऐसे लिखो सूर्योदय या, अच्छा है अच्छा ये रोज जो जैसे सूर्योदय है यार, एक चीज और जान लीजिए, यहाँ सूर्योदय है। अब यह सूर्योदय हम देखिए, वो जो र लगा है क्यों ऊपर लगा है, इसका भी रीजन है, इसका रीजन जानिए आप। जैसे दो पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी अगर कमजोर है, दूसरा पड़ोसी क्या करता है, कमजोर वाले को दबाना चाहता है, हाँ। अच्छा, दूसरी चीज जानिए अब उदाहरण, जैसे एक कमजोर व्यक्ति है तो क्या करेगा, कमजोर व्यक्ति सहारा मांगे, मजबूत व्यक्ति सहारा लेगा। अच्छा, अब यह का हम जानते हैं अर्धमात्रा है यह, और रा की भी तो अर्धमात्रा है। अर्धमात्रा जो है कोई गिनती नहीं होती है। अगर यही जब ओ जो था, या कितना है, द्विमात्रा है, तो र किसके पास जाएंगे, या के पास जाएगा तो यह सहायता देगा ही नहीं, तो यह क्या करेगा, फिर रिटर्न होकर ओ के पास चला गया, तो ओ इसे अपने ऊपर बैठा लेता है। यह चीज जानते रहिएगा। तो क्या हो गया, सूर्योदय। ठीक, और देखिए
जैसे है उदाहरण में सप्तधन ऋषि या सप्तधन ऋषिणाम, सप्तधन ऋषिणाम। अब यहां देखिए आ है और यहां क्या है, री है। अब आ और री मिलकर क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। अच्छा, जब यहां से ता में से आ निकल गया तो बचा क्या, आधा था। और री में से यहां ऋषिडाम से री निकल गया तो ये बचा क्या, सीडाम। अच्छा, अब ये इनके जगह पे बीच में जो जगह है यहाँ पर हम अर लगा दिए। अब देखिए आय आ गया ता में, ता पूरा हो गया, सप्तर्षि। और आ रहा है बोलने पे सप्तर्षि डाम, सप्तर्षि डाम हो गया। ठीक। अच्छा, जैसे तावधन रिकारा है, तावधन रिकारा। अब यहाँ पे आ और री मिलके क्या बनाएंगे, अल। क्या हो जाएगी दोनों के स्थान पे, अल। बनेगी क्या, तवल कार। सप्तऋषिणाम तवलकार। अच्छा, एक चीज और ट्रिक समझ लीजिए, गुण स्वर संधि पहचानने के सबसे बढ़िया आसान ट्रिक जो है, आपको एक लग्गी वाले वर्ड मिलेंगे। ठीक से, एक लग्गी वाले मतलब ए मिलेगा, ओ मिलेगा। जैसे महेश, ये कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। दिनेश कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। महोत्सव ये कौन सी स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। अच्छा, गंगोदकम कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। एक चीज आप ध्यान रखिए, एक लग्गी वाले जो है वह हमेशा पाणिनि ने हम बताया ही है, गुण वर्ण जो हैं वह तीन ही हैं। गुण वर्ण जो हैं तीन हैं, एक आ है, एक ए है और एक ओ है। तो गुण इनके अलावा अगर ये तीनों आए हैं तो गुण होना ही होना है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। ठीक। तो जैसे अब आ जो होता है इसे आर माना जाता है, आर। जैसे हम सप्तर्षि डाम पढ़ रहे थे, सप्तर्षि डाम पढ़ रहे थे, सप्तर्षि डाम बना तो सप्तर्षि डाम आप वही आ ही आया ना। तो आया क्या है, गुण वर्ण है। ए क्या है, दिनेशा में गुण वर्ण है। ओ क्या है, गुण वर्ण है। इस तरीके से अब आप जानिए दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। अब हम चलते हैं यण स्वर संधि की तरफ। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है यार। इसका सूत्र है इको यणच, इको यणच। इक के स्थान पर यण हो जाता है, इक के स्थान पर यण हो जाता है। कब, जब यह इक के बाद अच आता है। क्या आता है, अच्छा। अच्छा, अब ये तो केवल प्रत्याहार है। अब हम जानेंगे कैसे इक में क्या क्या आता है, इक में कौन कौन से वर्ड आते हैं। इक में ई, उ, री और ली। अच्छा, यण में कौन कौन से वर्ड आते हैं, या, वा, रा और ला।
यानी इक के स्थान पर चाहे वह ह्रस्व ही हो चाहे दीर्घ हो, इससे कोई ह्रस्व या दीर्घ दोनों रहेगा। इसके बाद अच कोई भी स्वर हो, अच मतलब स्वर, स्वरों की संख्या कितनी 9 है, तो अच मतलब स्वर, इक के बाद स्वर आने पर चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, यदि ह्रस्व ई या जैसे ई या ई के बाद स्वर आता है तो ई के स्थान पर क्या होगा, या हो जाएगा। वैसे उ या उ के बाद स्वर आता है तो उ के स्थान पर वा हो जाएगा। री या री के बाद जो है स्वर आता है तो रा हो जाएगा, री के बाद स्वर आता है तो ला हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, इसको जान ले, इक के स्थान पर यड़ हो जाए, इको यड़ाची, यड़ में देखिए आ भी है, इको यड़ाची, इक के स्थान पर यड़ होगा यदि इक के बाद अच आए, या हम कह सकते हैं इक के बाद यच आता है तो उनके इक के ही स्थान पर, इसके स्थान पर नहीं होगा, केवल अच के स्थान पर कुछ नहीं होगा, अच वैसे ही रहेगा और इक के स्थान पर यड़ हो जाएगा। उदाहरण देखें तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे लृधन आकृति है, लृधन आकृति है, अब यहां देखिए लृ के बाद लृ आया है, लृ के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, स्वर है, तो लृ के स्थान पर होगा क्या, ला होगा, आधा ला है। अच्छा, अब यहाँ पे जब लृ तो हट गया, खत्म हो गया, इसके बातें खत्म हो गई लृ का, तो यहाँ अब इसके स्थान पर क्या हो रहा है, ला हो रहा है, आधा ला, और इधर आकृति ये पूरी बची रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके पहले क्या हम देख रहे थे कि ये भी हट जा रहा था, दोनों के स्थान कुछ और, लेकिन अब इसमें एक एक के ही स्थान पर परिवर्तन होगा, तो ला हो गया आकृति। अल्लाह और आ मिल के क्या, अल्लाह में जब आ जोड़ेंगे तो दीर्घ हो जाएगा, क्या हो गया, लाकृति, आकृति, क्या हो गया, लाकृति। और दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, मधुधन अरि, मधुधन अरि। अच्छा, मधुधन अरि में देखिए आप क्या आया, उ आया, उ के बाद आ रहा है, उ के स्थान पर क्या होगा, वह होगा, आधा वह। अच्छा, जब यहां से उ हम हटा देंगे तो आधा धा बचा, और इधर क्या है, अच्छा उ के स्थान पर क्या आ गया, वह आ गया, और अरि पहले से ही है, अरि में कोई परिवर्तन होगा नहीं, अरि वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, वह इसमें आ, जब वह के साथ आ जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा, क्या बना, मधुरी। अच्छा, और एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे सुधन आगतम, अब यहाँ उ है, उ के बाद आया, उ के स्थान पर वह हो गया, अब यहाँ से जब आधा सा है क्या बनेगा, स्वागतम। और उदाहरण देखिए, यदि धन अपि, अब यहाँ पे ई आया, ई के बाद स्वर आया, तो ई के स्थान पर क्या होगा, या होगा। अच्छा, जब यहाँ से यदि में से ई हट गया तो बचा क्या, आधा था, या आ गया अपि, अब यह क्या हो गया, यद्यपि। अच्छा, चाहे हम यद्यपि देखिए ऐसे लिखा जाता है,
यह आधा रहता है और यह पूरा रहता है। यदि धन अपि, यद्यपि हो गया। और कोई उदाहरण? जैसे पितृधन आदेश, पितृधन आदेश। अब यहां देखिए री है, री के बाद आ आया। अब री के स्थान पर क्या होगा? रा होगा। री के स्थान पर रा होगा। अब यहां से जब पितृ से री निकल गया तो क्या बचाया? ता बचा, रा हुआ आदेश। अब ये क्या हो जाएगा? पित्रादेश, या ऐसे भी कह सकते हैं पित्रादेश। ठीक, यह हो गया यण स्वर संधि। परीक्षा के दृष्टिकोण से यण स्वर संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम केवल इतना पढ़े, 3 संधियों को हमने पढ़ा। कौन कौन सी वह 3 संधि थी? एक थी दीर्घ स्वर संधि, दूसरी कौन सी थी? गुण स्वर संधि, तीसरी हमने पढ़ा यण स्वर संधि। अब जो बची संधियां हैं उन्हें हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छा, दीर्घ स्वर संधि में आप जान गए कि जो है आकाश सवर्ण यानी समान वर्ण रहेगा। आकाश सवर्णी दीर्घ। इसमें क्या हुआ? दोनों स्थान पर, दोनों पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण, दोनों के स्थान पे चेंजिंग होती थी। गुण स्वर संधि में क्या था? इसमें भी दोनों के स्थान पर स्वर चेंजिंग होती थी, लेकिन यण में केवल पहले वाला ही चेंज होता, दूसरा चेंज नहीं होता था। दीर्घ क्या था? समान वर्ण आने पर दीर्घ हो जाता था। गुण में क्या था? आया आ के बाद स्वर आने पर उनमें परिवर्तन होता था। और यण स्वर संधि में क्या है? इक के स्थान पर यण हो जाएगा, एक बाद में ये अच हो, अच मतलब स्वर। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो कल। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है देववाणी गंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।